On of education abruptly cut short due to lack of funds has made 29-year-old Mohammed Mehboob Malik of Kanpur set up schools to provide education for poor free of cost. जब भी मैं किताब देखता हूँ मेरा पढ़ने का मन करता है। जब भी मैं किताब देखता हूँ तो मेरा पढ़ने का मन करता है। जब भी अपना खाली पेट देखता हूँ तो मेरा काम करने का मन करता है। करूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ। मैं इस बात से मजबूर हूँ, इसीलिए मैं आज बाल मजदूर हूँ। तो उनका बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था कि यार मैं जाना तो चाहता हूँ मगर मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता जाके। 2 घंटे पढ़ाने लगा देते हैं, हमारा टाइम लॉस हो रहा है। और पिताजी को सामने 70-80 रुपए चाहिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए होते, 70-80 रुपए, क्योंकि उसमें एक क्वार्टर आ जाए। लक्ष्मण सर ने लिखा कि मैं इनको प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। तो इतना बड़ा क्रिकेटर जो मुझे प्रेरणा स्रोत मान रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझसे शायद बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि एक चाय से आदमी एक सफर शुरू करी से। आज स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ा चुका हूँ। जब बच्चे 50 के ऊपर चलने लगे, उनमें कॉपी भी आनी थी, ड्रेस भी आनी थी, स्कूल का रेंट भी जुड़ गया था उसमें, और टीचर की सैलरी जुड़ गई, तो मेरी परिस्थिति डगमगाने लगी। कभी ऐसा लगता था सब छोड़ दे, कि लगता मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, अब मुझसे संभल नहीं रहा है। तो मैंने जब पिक्चर देखी तो उसमें आनंद सर के ऊपर क्या भी चीज मैं समझ सकता हूँ। जब उनको इतना पेश करना, उनको मारा भी गया, पट्टा भी गया, कॉलेज से निकाला गया, उनके ऊपर गंदे ब्लेम भी लगाए गए, तब जाके उस मुकाम पे पहुंचे कि बेटियां क्या कह रही है, क्योंकि बेटियां समाज से बाहर जा रही है, निकल रही। वहां पे उनको बहुत कुछ परचेस करना पड़ता, सामना करना पड़ता ऐसी चीजों का जो ना वो अपने भाई बता सकती है, ना माँ बाप को बता सकती, वो बता सकती सिर्फ अपनी माँ। ये बात सही आपने कहा, शिक्षा का वही मौत जानता है जो शिक्षा से वंचित हो। और आप सबका सपोर्ट मिला तो आने वाले भविष्य में हमारे देश में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो शिक्षा से वंचित रहेगा। शिक्षा का महत्व वो अच्छे से समझ सकता है जो शिक्षा से वंचित रहा हो, जिसको किसी कारणवश शिक्षा नहीं मिल पाई, वो स्कूल नहीं जा पाया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सर हैं जो खुद तो मात्र 10वीं तक पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने चाय बेचकर बच्चों को पढ़ाया, एक संस्था खोली जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्यों उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी। क्योंकि समाज में बहुत से लोग होते हैं, हम आप सब लोग देखते हैं कि ये गरीब तबके के लोग हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कदम उठाना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन उन्होंने उन सब कठिनाइयों से लड़के कदम उठाया, शिक्षा के लिए उन्होंने पहल की। तो नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आपको बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका रहा है। देखिए, आपने बात कही थी जो शिक्षा से जो वंचित रह चुका हो, शिक्षा की कीमत वही जानता है। तो मैं शिक्षा से वंचित रह चुका हूँ, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। मैंने हाई स्कूल पीपी इंटर कॉलेज से करा था, और पैसे की तंगी कारण मैं अपनी शिक्षा को आगे नहीं ले जा पाया, क्योंकि हमारे घर में इतना नहीं था कि मैं शिक्षा को आगे ले जाऊँ। मेरा और भी भाई बहन है, तो सबको ही थोड़ा दिया गया, क्योंकि एक कमाने वाला और 4 पढ़ने वाले, तो बहुत संघर्ष का समय होता है। जब महीना लास्ट होता है, जब पैसा देना पड़ता है, समझ में आता है कि पैसा कम है, देना ज्यादा है। तो ऐसे में मैं हाई स्कूल ही पढ़ पाया कि मैं सोचा कि मेरा आगे भाई भी लोग पढ़ लें, चलो मैं ही कुर्बानी दे देता हूँ कि मैं भी पैसा कमाऊं और शायद उनको हेल्प हो सके घर की, मेरा परिवार आगे बढ़ चुके। आप सबसे बड़े भाई थे? नहीं, मैं बीच का रहा। अच्छा। देखिए, बड़ा छोटे से मतलब नहीं होता है, कुर्बानी देगा कौन, जिम्मेदारी उठाएगा कौन, ये माने रखता है। बहुत से ऐसे घर है जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बड़ा बेटा पढ़ के आगे निकल रहा है। तो किसी ना किसी को उसका कुर्बानी फर्ज निभाना पड़ेगा, और किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आई थिंक बड़ा होना नहीं जरूरी है, लेकिन बड़ा बनना जरूरी है। बड़ा बनना जरूरी। और मेरा सफर, मेरी एक चाय की दुकान है, जो मैं सुबह 4 बजे खोलता हूँ और रात के 11 बजे तक चलती है दुकान। मैं काफी टाइम से शिक्षा से वंचित था ही। मैं देखता था कि सुबह 4 बजे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 4 ही बजे कूड़ा बीनने निकल जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और बहुत से बच्चे कुछ ऐसे हैं जो 8 बजे के बाद निकलते हैं। उन बच्चों में बहुत फर्क नजर आता है मुझे। आप सोच रहे हो ये फर्क कैसे? जो 4 बजे निकलते हैं उनमें फर्क है, जो 8 बजे निकलते हैं उनमें फर्क है। उनके हाथों में कूड़े का झोला होता था, और जो 8 बजे निकलते थे घर से तैयार होके अच्छे से, उनके कांधों में बैग बस्ता होता था, किताबों का होता था। तो उन्होंने बहुत फर्क निकलता था। एक सुबह 4 बजे उठ रहा है
और उसके हाथ में कूड़ा है, उसके हाथ में कूड़ा है, जो 8 बजे जा रहा है उसके हाथ वो में तैयार किताब। उसका किताबें हैं। तो ये डिफरेंस 4 घंटे का बहुत तकलीफ देता था मुझे कि 4 बजे उठता है बच्चा, वो कूड़ा भी नहीं जा रहा है, जो 8 बजे बच्चा जा रहा है वो स्कूल होकर तैयार होकर जा रहा है। तो शिक्षा समझ में आती है, कहीं ना कहीं ना उसकी- होने के कारण उसको 4 बजे उठना पड़ रहा है। इम्पोर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस थी, अगर वो 4 बजे अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा होता तो वो भी 6 बजे उठता, 7 बजे उठता, 1 घंटे तैयार होकर स्कूल जाता। क्योंकि अगर वो देर से उठेगा तो उसको कूड़ा नहीं मिलेगा। कूड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि और भी लोग लगे हर काम के लिए, हाँ, तो हर काम समय से ही होता है। तो मैंने देखा काफी टाइम मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी देख के। मैंने कई बार सोचा कि मैं कुछ करूं, तो मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर सकूं। फिर भी मैंने पहल की, कोशिश की। मैंने उन बच्चों से एक दिन रोका, मैंने बात की उनसे कि यार तुम लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता क्या, जो सुबह 4 बजे उठ के कूड़ा बीने चले जाते हो। स्कूल भी बने हैं, सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, वहाँ फ्री एजुकेशन मिल रही है, कॉपी किताबें ड्रेस प्लस मिड डे मील भी मिल रहा है, खाना भी फ्री मिल रहा है यार, पढ़ने क्यों नहीं जाते हो। तो उनका बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था कि यार मैं जाना तो चाहता हूँ मगर मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता जाके, कि अगर पढ़ने जाएंगे तो घर की रोजी रोटी जाएगी। तो उस पर मैंने एक श्लोक लिखा था, जब भी मैं किताब देखता हूँ मेरा पढ़ने का मन करता है, जब भी मैं किताब देखता हूँ तो मेरा पढ़ने का मन करता है, जब भी अपना खाली पेट देखता हूँ तो मेरा काम करने का मन करता है, करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस बात से मजबूर हूँ, इसीलिए मैं आज बाल मजदूर हूँ। तो बाल मजदूरी पेट से ही चालू होती है। क्योंकि पेट के लिए ही सब कमाते हैं, सब पेट के लिए काम। तब मुझे समझ में आया कि यार मैंने एक श्लोक लिखा था यही कि मुझे ये समझ में आया कि ये पेट की आग है जो पढ़ने को दूर कर रही है। अगर अच्छा भोजन मिलता रहेगा तो शिक्षा भी मिल सकती है। सरकार ने हमारे इसलिए शिक्षा के साथ भोजन का भी इंतजाम करा स्कूलों में कि जिनके घरों में भोजन ना हो बच्चे भोजन भी कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ समय निकल गया, फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि यार मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये बच्चे सुबह तो नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग शाम के समय अगर इन बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो बेहतर रहेगा कि ये बच्चे काम भी कर सकते हैं, घर की रोजी रोटी भी चला सकते हैं, अपना काम भी करें, उसके बाद स्कूल में आके पढ़े भी और पढ़े भी। तो फिर हम लोग ने, हमारी इज्जत नगर व्यापार मंडल बस्ती है ये गुरुदेव पैलेस पे, कच्ची मड़ैया है, हम लोग ने वहां से शुरुआत की। कितने बच्चों से शुरुआत करी थी आपने? वहां मैंने गार्जियन से बात करी तो बहुत से एग्री हुए, बहुत से एग्री नहीं हुए। लोगों ने बोला आपको क्या बेनिफिट है, आप फ्री में क्यों पढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो आपका कुछ तो लाभ होगा। क्योंकि बिना फायदे के कौन करता। मगर जो माँ थी वो सब चाहती थी कि जब उनके सामने शिक्षा का बात आई कि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, वो बहुत खुश थे। मगर पिता जो होते हैं वो वहां के खुश नहीं थे कोई भी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो ऐसा समाज जहां जाएंगे वहां पे आपको लती लोग ज्यादा मिलेंगे, नशे की लत में, क्योंकि वो होश में हो तो उनको समझ में आए हम कह क्या रहे और करना क्या चाहते हैं। और नशे की लत में मैं उनको समझा नहीं सकता हूँ, ना उनसे बहस करता हूँ, ज्यादा बहस को तो गाली गलौज हो जाती है, मारपीट पे आ जाएंगे, मारपीट पे हो सकती है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी। अच्छा, मारपीट भी हुई, लोगों ने गुस्सा गर्मी भी दिखाई, तुम आते हो यहाँ पे क्या करने आते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, इन बच्चों को तुम क्या सिखाना चाहते हो, बिगाड़ तो नहीं रहे, तुम्हारा नाम क्या है। तो सबसे बड़ा फैक्ट है नाम क्या है, यहाँ से दिक्कत होती होगी आपको। हाँ, नाम क्या है। मैंने जब बताया मोहम्मद महबूब मलिक, माफी चाहते हैं, अब हमारे बच्चों को मत पढ़ाइए। अरे सर मैंने नाम बताया है, मैंने कोई तलवार और गोली बंदूक नहीं दिखाई है आपके बच्चों को, ये आपको दिखा रहा हूँ। मैंने नाम बताया, मेरे नाम से इसी क्या तकलीफ है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ माहौल चल रहा है लेके कि हिंदू प्लस मुसलमान कुछ बन गया है। तो नाम सुनते ही आदमी, ये एक्चुअली वोट बैंक की राजनीति है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्ट है, लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो लड़ रहा है वो भी जानते हैं इस चीज को कि ये यार सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। कुछ चुनाव समय आता है, उस समय हमारी कुछ एक लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है, कुछ एक लोगों के लिए। और हर समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं किसी एक समाज में, हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में गंदे लोग हैं। आप किसी एक कौम को नहीं कह सकते हैं कि नहीं। तो फिर मैंने उनसे बात की, उनसे झगड़ा भी हुआ मेरा कई बार, फिर माताओं ने छुड़ाया भी, उनने अपने पति को डांटा भी, उनको वहां से भगाया कि नहीं तुम जाओ यहाँ से निकलो। उन्होंने मुझे बुला के समझाया, महिलाएं सपोर्ट में थी, महिला सपोर्ट कर, उनको लग रहा था कि बच्चे पढ़े, क्यों भैया इनसे गलती हो गई, माफ कर दो इनको। अरे हमने माफ करने की कोई बात नहीं, मैंने शिक्षक के लिए बताया, अपने नाम बताया तो आप मेरे नाम से इतना आक्रोश हो गए। क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कल को जाके ये भी शराब पिएगा, दारू और नशा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। बस यही फैक्ट था। फिर उनकी माँ एग्री हुई, तो हम लोग ने अपने दोस्तों से बात करी,
तो हमने वहां पे एक टीचर्स लगाया पहले, यार मैं भी खड़ा रहूंगा, एक टीचर्स मेरे साथ रहेगा, थोड़ा हेल्प भी मिलेगी। एक से पहले 2। तो वहां शुरुआत में 10-12 बच्चे आए, और बस्तियों में पढ़ाने से बेहतर होता है कि उनके लिए जब तक कुछ खाने के लिए नहीं होगा तो बच्चे आते, छोटे बच्चे जाते तो भूख लगाती थोड़ी देर में, थोड़ा सा वो ना मनचले होते, नहीं है टॉफी मिलेगी तो हम पढ़ेंगे, चॉकलेट मिलेगी। घर में हमारे बच्चा होता है, चाहे बड़े घर का बच्चा छोटे घर का, सबके मन में एक लालच, जो टॉफी चॉकलेट मिलेगा तो पढ़ाया जाएगा। एक लालच दे के हम लोग खुद पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को। तो उनको बताया नहीं, आज हम लोग टॉफी लाए, चॉकलेट लाए, कुछ गिफ्ट भी लाए आप लोग के लिए। तो 2 से 4, 4 से 20, धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ता रहा। कुछ महीने बाद हमारे पास 100 प्लस बच्चे हो गए, 100 प्लस बच्चे हम लोगों ने पढ़ाना चला। तब आप स्कूल नहीं था आपका? तब स्कूल नहीं था, हम लोग वहीं पढ़ाते, वहीं पे जाके मंदिर हमारे है, वहां पे मंदिर के जस्ट पीछे जगह है। तो उन लोगों ने हमको वहां मंदिर के पास जगह भी दी कि सर आप यहाँ पढ़ाइए। इसको हम लोग साफ कर दिया, उन लोगों ने सब साफ करा। चटाई भी अपने घर से लोग लाते थे। हमारे पास जो एक चीज था वो एक ब्लैक बोर्ड था, एक टीचर, तो एक चौक, एक मार्कर। इसके अलावा हम लोग उसमें कुछ नहीं था। फिर हम लोगों ने उनको एक एक कॉपी सबको दी, जितनी मेरी हैसियत थी सब मैंने काम करा। अपनी कमाई से मैंने उनको पेंसिल कॉपी दी, किताबें दी। धीरे धीरे प्रोग्रेस, तो 100-150 बच्चे जब हो गया तो फिर एक टाइम पे 3 किताब कॉपी लगने लगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये सब तो पढ़ा नहीं सकते। तो 3 कॉपी लगने लगी, खर्चा बढ़ने लगा, चीजें अच्छी होने लगी, समझ में आने लगा नहीं बच्चे बढ़ रहे हैं। तो बहुत साल मैंने पढ़ाया हूँ, तो बहुत से मैंने स्कूल भेजा, सरकारी स्कूलों में बच्चों का नाम लिखवाया जाके। तो फिर देखा कि यार वो शिक्षा से बच्चों को वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सरकारी स्कूल थे जी, तो आपने उन बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजकर अपने अलग से पढ़ाना क्यों चालू? क्योंकि सरकारी स्कूल में वहां पे ड्रेस भी फ्री मिल रही है, खाना भी है, किताबें भी हैं। तो मतलब ऐसा क्या तो वहां पे आपको लग रहा था कि वहां ना जाकर अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा? मैंने तो ऐसा सोचा था उनको तैयार कर जाए कि देखिए सरकारी स्कूल होता है मॉर्निंग में, सुबह टाइम। वो सुबह टाइम काम कर रहे थे। जब तक मैंने शाम को, जब तक उनके मन में शिक्षा की लालसा नहीं जगेगी, एक ज्योति नहीं जगेगी, वो पढ़ने नहीं जा सकते। हम लोग ज्योति जलाने काम कर रहे थे कि जब ज्योति जल जाएगी तो रोशनी करेगी, जब रोशनी करेगी तो ये स्कूल तक पहुंचेगी। तो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पढ़े, कुछ समय समझ में आया नहीं ये पढ़ने के बाद बेहतर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। हम उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो समाज में है, कटोरे लेके भीख मांगते हैं, कूड़ा बिन रहे हैं। तो मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे तैयार हुए जो मैंने फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखाया जाता उनका कि आप जाओ, सुबह 8 से लेकर 12 चलता है, 12 बजे का कुछ जो काम मिले कर लेना, और 8 से 12 पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत से बच्चे एग्री हुए जो पढ़ने गए। कुछ ऐसे बच्चे नहीं हो जिनको आपने लाए हो, जैसे आप बच्चे को जब उनके घर जाते थे वहां से लाए और दूसरे दिन से बच्चे नाना बंद कर दिया? बहुत से ऐसे बच्चे थे, बहुत से बच्चे जिनके पापा ने फिर रोका कि नहीं नहीं वहां नहीं जाओगे, क्योंकि उनको दिख रहा था ना कि काम का लॉस हो रहा है। वो बच्चे शाम को भीख मांग सकते थे जाके, मगर यहाँ 2 घंटे सर फंसा लेते हैं, 2 घंटे पढ़ाने में लगा देते हैं। हमारा टाइम लॉस हो रहा है। और पिताजी को शाम को 70-80 रुपए चाहिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए होते, 70-80 रुपए, क्योंकि उसमें एक क्वार्टर आ जाए। वो बच्चे कमाई से क्वार्टर पीना चाहते थे। अच्छा, जैसे जो बच्चे भीख मांगते हैं अभी भी आपको मिलते होंगे रोड पे, आप देख सकते हैं। किसी भी स्टॉप पर जाकर बच्चे आपको खुद ही, आप सिग्नल पे खड़े हो जाओ आपको आ जाएगा, खुद आ जाएंगे। तो आप उनको समझाते हैं अभी भी? हाँ, मेरा काम मतलब क्योंकि उनको आई थिंक उनके माँ बाप ही भेज रहे हैं, उनके माँ भी हैं बाप भी हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है, या ये लगता है कि माँ बाप की गलती ज्यादा रहती है? देखिए, माँ बाप की गलती तो उसमें पूरी % है। हाँ, देखिए सब माँ बाप को नहीं कह सकते। कुछ माँ बाप हैं जो इस कार्य को कराना पसंद करते हैं। अच्छा, ये भीख देना सही है आपकी नजर में? देखिए, अगर आप भीख नहीं देते हैं तो वो भी जरूरी है, क्योंकि उनके हालात ऐसे, उनके घर का चूल्हा नहीं चलेगा, बाप काम नहीं करता है। हम उनको भीख नहीं दे रहे, हम उन बच्चों को उनके एक वक्त की रोटी बन जाए, हम इस पे भीख देते हैं उनको। नहीं, मैंने एक चीज कुछ देखी है, जैसे बच्चे आते हैं उनसे कह दो कि आप उनको कुछ खिला दें, तो वो कहते खिलाओ ना, हम पैसे दे दो, हम खा लेंगे जाके। उसकी वजह होती ना कि उनके पास प्रेशर होता है। अगर शाम को तुमने 70 रुपए नहीं दे तो मारूंगा मैं जरूर, मैं देखा मैंने। क्योंकि हम लोग तो उतना निचले तब वहां जाके नहीं देख पाए उतनी ग्राउंड लेवल पे चीजें। मैं रहा हूँ, बस्तियों में रहा हूँ, मैं समाज में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है। पैसे ना लाओगे तो फिर मारे जाओ। और आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को बहुत मारा जाता है। ऐसे बहुत से गैंग चलते थे पहले, जो बच्चों को भीख मंगाते थे, उनको प्रेशर, हाथ पैर तोड़ भीख मंगाते। इतना शाम को तक कलेक्शन चाहिए उनको, उनका टारगेट होता पैसा।
तो चाहे जैसे ही इकट्ठा करें, तो बच्चे अपना खाना चाहते हैं, कौन नहीं खाना चाहता, आपको भूख लगा आप भी खाना चाहते हो, हाँ। मगर जब आपको मजबूरी होगी आप नहीं खा सकते हो, मजबूरी ये है कि मैंने पैसा नहीं था, मुझे भूख नहीं लगी और खा सकता हूँ, तो ऐसा होता था। जब आप ये काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस टाइम आपको थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे थे लोग, क्योंकि कि आप हैं एक टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद आप न्यूज में आए, डीडी न्यूज में, न्यूज 18 में। कानपुर में एक चाय वाले मोहम्मद महबूब मलिक ने तालीमी मैदान में इंतहाई काबिल सताइश कोशिश की है। और आपको आई थिंक उसे राघव ने भी बुलाया था। जी सर। हाँ, तो और जो पूर्व राज्यपाल थे हमारे राम नाईक जी, उन्होंने आपको सम्मान दिया था। और एक वो क्रिकेटर थे वीवी लक्ष्मण, उन्होंने भी आपके लिए ट्वीट किया था। तो ये सफर कैसे चालू हुआ? ये सफर बहुत सौभाग्य रहा हमारा। देखिए कहते नहीं, आप मेहनत करेंगे तो दिखेगी। तो अच्छा, ये से एक और क्वेश्चन है इसी में कि जब ये चीजें हुई, आप न्यूज में आए, तो आपको इसका कुछ फायदा मिला? इसका सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मैं देना चाहूंगा दैनिक जागरण को, जिन्होंने सबसे पहला हमारा आर्टिकल वीडियो फोटो छापी हमारी शिक्षा को लेके। और उसके जो भैया थे संजय सर, जिन्हें फोटो खींची और इस वीडियो को अपडेट डाला, और ये चीजें लोगों तक पहुंची। हमारे पूरे देश में अखबार पढ़ा जाता है, जब लोगों तक एक बात पहुंची, लोगों को पता चला नहीं कोई समाज में एक ऐसा काम कर रहा है, तो उसी बात अर्जेंट में राघव सर का फोन आ गया FM रेडियो सिटी से कि आपका इंटरव्यू है हमारे, क्या है। पहली भेंट थी, हम बहुत खुशनसीब थे कि मैं रेडियो सिटी पे पूरा कानपुर शहर मुझे सुनेगा। आई थिंक पूरा देश सुना था उस टाइम। उस टाइम पूरा देश भी सुना था। और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको लेके। धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ रही थी, लोग जान रहे थे, तो मेरा भी उत्साह बढ़ रहा था कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ समाज के लोगों को दिख रहा है और समाज में काम आ रहा है, उनके हित में है, क्योंकि लोग नोटिस कर रहे हैं, सराहना मिल रही थी आपको। 2017 मुझे पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी द्वारा सम्मान मिला। मैं बहुत गौरवशाली रहा कि मुझे वहां उनके बगल में खड़ा होने का मौका मिला। ये मैं तो अपना को भाग्यशाली था। और उस समय वहां पे हजारों लोग थे जो मुझे देख रहे थे कि जब मुझे बुलाया गया कि महबूब मलिक शिक्षा को लेके आगे जा रहे हैं और बहुत गौरवशाली काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अपनी चाय की दुकान से, चाय की दुकान का नाम आया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक चाय वाले टाइटल से जाने जाते हैं। पूरा देश उनको उसी से जानता है। और मैं भी उसमें शामिल हो गया, तो मेरा सौभाग्य है कि एक चाय वाला देश चला रहा है और एक चाय वाला शिक्षा को बढ़ा रहा है। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात होती, क्योंकि बहुत महसूस हुआ। फिर उसी बीच में मुझे 2019 में डीडी नेशनल से हमारे पास फोन आया कि आपकी एक वीडियो शूट होनी है, आप शिक्षा पे लेके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे और खुशी हुई कि यार मेरी आवाज इतनी दूर तक चली गई है शिक्षा को लेके कि मुझे दिल्ली से फोन आ गया है। तो दिल्ली की टीम मेरे पास आई, मुझको इंटरव्यू लिया। मुझे वो इंटरव्यू काफी अच्छा लगा, लोगों को देखा, पसंद आया। वो इंटरव्यू देखने के बाद 2019 में हमारे देश के बहुत ही शानदार बल्लेबाज सर वीवी लक्ष्मण जी के द्वारा ट्वीट भी करा गया हमारी शिक्षा को लेके, हमारे विद्यालयों को लेके। मुझे एक फोन आया मेरे पास, मैं चाय की दुकान में चाय बेच रहा था, कि वो सर आपका एक ट्वीट आया है। मेरे भतीजे ने फोन आया कि चाचू आपको लक्ष्मण जी ने टैग करा है ट्वीट पे। अरे हम क्यों मजाक करते हो यार, तुम लोग दिन भर किसी ने ये करा किसी ने वो करा, तुम लोग मजाक करने की आदत नहीं जाएगी मेरे साथ। कह रहे नहीं चाचू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में किया। मैंने उसको जो है शॉर्ट स्क्रीन लिया उसका, मुझे मालूम था आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का। उसने फट से मेरा शॉर्ट स्क्रीन दिखाने आया दुकान पर, देखिए मैंने देखा, मैं एकदम गदगद हो गया खुशी से कि आज पूरा देश मुझे जान गया है मेरी शिक्षा को लेके, मेरे स्कूल को, मातृ इस्लाम सोशल फाउंडेशन विद्यालय को पूरा देश जान रहा है आज। और उसी बात सारी मीडिया का फोन आने लगा मेरे पास कि सर पहला इंटरव्यू मैं लेना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले सभी को देना ही था, क्योंकि जितने लोगों तक बात पहुंचे आपकी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा कि मैं अपनी बात रख सकूं। और शिक्षा क्या होगा अगले, मेरा मेन मोटो है सिर्फ शिक्षा। मैं फेमस हो रहा हूँ मुझे इससे मतलब नहीं था, मेरी शिक्षा कहाँ तक पहुंच रही है मुझे इससे मतलब। और एक ये भी था, होता है कि अगर आपको देख के किसी के मन में होगा जो आई थिंक आपके जैसा काम करना चाह रहा हो, जो समाज के लिए कुछ और करना चाह रहा हो, उसको भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिले कि इन्होंने जब चाय बेच के पढ़ाया बच्चों को, तो हम भी कर सकते हैं कुछ। लक्ष्मण सर ने लिखा कि मैं इनको प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, तो इतना बड़ा क्रिकेटर जो मुझे प्रेरणा स्रोत मान रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझसे शायद बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि एक चाय से आदमी एक सफर शुरू करी से आज मैंने 1500 बच्चे प्लस पढ़ा चुका हूं मैं।
आज स्कूल में हाँ 1500 बच्चे पढ़ा चुका हूँ और स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। जैसे आपको यहाँ से नाम तो काफी मिला, नाम फेम, लेकिन जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पैसा, वो क्या मिला यहाँ से? ये अब आपने बात कही एकदम मुद्दे वाली। हाँ, क्योंकि मतलब नाम एक अलग चीज हो जाती है जब तक अगर पैसा ना हो, क्योंकि आपके पास स्कूल में टीचर भी होंगे, उनकी भी सैलरी देनी, स्कूल का रेंट भी देना जगह का, तो पैसे बात सब आती है पैसों पे, वो चीज कैसे मैनेज होती देखिए है? आपने बहुत अच्छी बात कही पॉइंट वाली। हाँ। ये मुझे बहुत खुशी हुई चीज को कि आपने वो जिक्र करा। देखिए खुशियां सब देख लेते हैं, हाँ उसके पीछे तकलीफ कोई नहीं देखना जानता हाँ कि आदमी आगे कामयाब हुआ, अगर कुछ बढ़ा तो कैसे बढ़ा, उसके पीछे कितनी तकलीफें होती है। हाँ अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए माँ बाप को अपना कितना पेट काटना पड़ता है, कितना पैसा जोड़ के रखना पड़ता है बच्चों की शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। वही मेरे साथ था कि जब मैंने बच्चों को वहां से निकाला, वहां पे जो शिक्षा मैं दे रहा था बस्ती वो पूरी नहीं हो पा रही थी, हाँ, जगह भी कम होती, जगह कम नहीं थी। वहां पे मुझे सहानुभूति मिल रही थी हाँ। और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जो मुझे देनी थी। देखिए जब तक बच्चा के अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा वो शिक्षा से वंचित रहेगा। आप आधे घंटे 1 घंटे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, मगर शिक्षा नहीं दे सकते। जब बच्चे 100 हुए तो मैंने 40-50 हुए, मैंने अपनी दुकान से बच्चों को कन्वेंस कर लिया। हाँ। जब बच्चे 50 के ऊपर चलने लगे, उनमें कॉपी भी आनी थी, ड्रेस भी आनी थी, हाँ। स्कूल का रेंट भी जुड़ गया था उसमें, और टीचर की सैलरी जुड़ गई, तो मेरी परिस्थिति डगमगाने लगी। कभी ऐसा लगता था यार सब छोड़ दे, कि लगता मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, हाँ। अब मुझसे संभल नहीं रहा है। क्योंकि बिना पैसे दिक्कत होती है भाई मुझे घर भी चलाना है, हाँ परिवार भी चलाना है, हाँ और प्लस स्कूल भी चलाना है कि जितने मेरे पास बच्चे हैं उनके कॉपी किताबें ड्रेस सब कुछ लाना है। दिक्कतें बहुत आने लगी, मैं एकदम नर्वस हो गया। मेरे मोहल्ले के लोग भी कहने लगे ये तो पागल हो गया है, अपना पूरा पैसा लुटा दे रहा है। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को समझाने लगे हाँ। ये सारा बर्बाद कर रहा है, जितना चाय की दुकान दिन भर काम करता सब बर्बाद कर दे रहा है। क्या फायदा ऐसे ऐसे कमाने से क्या फायदा जब बर्बादी करना जब बर्बाद कर रहा है। क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि बर्बाद हो रहा है पैसा। मेरे पापा ने कहा यार मैं तो नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि वो स्वयं कमा रहा है और स्वयं कर रहा है, हाँ। उसको वो अच्छा लगता है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मगर पैसे जब दिक्कत आई मुझे लगता कि अब मैं क्या करूं। काफी टाइम मैंने बहुत संघर्ष करा, बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत ऐसे ऐसे महीने आए कि मैंने 2-2 3-3 महीने किराया नहीं दिया, रेंट नहीं, जगह का किराया नहीं दिया, टीचर को सैलरी नहीं दी। टीचर को मैंने बहुत समझाया कि मेरे पास नहीं है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, इनको पढ़ा लीजिए आप लोग, मेरे पास जैसा पैसा मैं लाऊंगा कहीं से भी आऊंगा मैं दे दूंगा, मैं आप लोग को दे दूंगा। टीचर ने सपोर्ट करा, नहीं चलो सर आप इतना करें तो हम लोग का इतना बनता है, आपको थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाओ, तो उन्होंने साथ दिया। और तकलीफें बहुत थी, कभी कभी मैं रोने लगता था अकेले में जाके, मैं किसी सामने नहीं रो सकता, क्यों मैं कमजोर हो जाऊंगा। जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो आपको रोते देखेंगे वो भी कमजोर हो जाएंगे, वो भी कमजोर हो जाएंगे। यार इनका मनोबल टूट गया तो हमारा भी टूट गया। हाँ। जो मेरे साथ खड़े थे वो भी बेचारे कोई बड़े घर से तो थे नहीं, हमारे दोस्त तो हमारे जैसे थे, वो भी रोज के 250-300 कमाने वाले, उनको घर परिवार पैसे थे, वो बेचारे अपने पेट से काट के कभी 200 कभी 300 हफ्ते में उनको दे दिया करते थे। वो 200-300 से अब गुजारा नहीं होना था, क्योंकि वो हजारों में पहुंच गया था। फिर ऐसे कुछ लोग, बहुत तकलीफों के बाद कुछ कई साल हमने इसी तकलीफ को झेला। फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनने शिक्षा को समझा, उसको महत्व समझा, बहुत समझा। आज भी वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षा को लेके। मैं उस शिक्षा के कारणों को आगे लेके जा रहा हूँ तो उनकी बदौलत जा रहा हूँ। आज भी मैं अपनी शिक्षा का पैसा, दुकान का पैसा 80% लगाता हूँ ईमानदारी से, जो मैंने वादा किया था अपने आप से। कोई देखने वाला नहीं मैं 80 लगा रहा हूँ, 30 लगा रहा हूँ, मगर मेरा दिल गवाह है कि मैं 80 लगा रहा हूँ। ईमानदारी तभी आपकी पता चलती जब आप अकेले, जब स्वयं में ईमानदार हुआ। हम आपको ईमानदार बता के ईमानदार नहीं हो सकते हैं। मैं जब स्वयं ईमानदार होंगे तो अपने आप को अंदर ईमानदार समझूंगा। तो मैं अपने अंदर जानता हूं मैं आज ईमानदार हूं, कल भी ईमानदार था। अब लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। कई सालों बाद मुझे 4 साल संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो अगर 4 साल संघर्ष ना करते तो शायद आज आप जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो ना खड़े होते। उन्हें देखा और लोग देखते रहते कहाँ तक जाएगा। लोगों ने देखा मेरी नैया चलती रही और मास धार में आगे फंस गई, डगमगाई, लेकिन डगमगा गई। अभी कोरोना काल में सबसे बड़ा खतरनाक ये हुआ था, कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए थे और मालिकों ने रेंट नहीं छोड़ा। उन्होंने रेंट लिया और 2-2 महीना स्कूल बंद रहा, उसका 3-3 महीना बंद रहा, तो उसको रेंट बहुत ज्यादा। तो मैं तो रोने लगा, मैं कहाँ से दूंगा यार, मेरी कॉपी मेरी सीट वगैरह सब जब्त हो जाएगी अब तो। मगर भगवान कहीं ना कहीं ऊपर वाला कहीं ना कहीं एक फरिश्ता भेज देता है। तो हमारे यहाँ भी एक फरिश्ता आया, अबे भाई उनका नाम है, वो फरिश्ते के रूप में आए मेरे पास। कहीं यार मैंने अखबार में पढ़ा था आपके बारे में, बहुत सुना था आपके बारे में, तो सोचा आपसे मिलता चलूं। वो मिलने आए तो मैं उस समय बहुत
खराब परिस्थिति से गुजर रहा था कि मेरे पास बात करने का मन नहीं था उनसे कि यार आप तारीफ कर रहे हो, यहाँ तो पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है, तारीफ भूखा नहीं हूं मैं, तारीफ की नहीं, असली जरूरत तो पैसे है। की है। कहीं क्या परेशानी यार, बड़ा अटके लटके एकदम महसूस कर रहे हो आप। है ना, कोई नहीं भैया, बस थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानी। कहीं बताओ मैं क्या दिक्कत है। मैंने उनको दिक्कत है भैया, 4 महीना हो चुका है कोरोना काल के बाद से, ऋण नहीं दिया है और बच्चों की शिक्षा के लिए भी जाना है। तो वो भगवान बन के, फरिश्ता बन के हमारी दुनिया में आए, तो उनने लोगों से कहा यार एक अंदर ऐसा बंदा काम कर रहा है जिसको जरूरत है, जो उनके कांटेक्ट में लोग, उनके कांटेक्ट में थे, उनसे अपनी बात रखी, उनसे कहा और पैसा कलेक्ट करा और मुझे दिया ना, और मैंने जाके मकान मालिक को दिया। वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि वो पता नहीं लगता कि मुझे खुशी मिली, इतनी ज्यादा खुशी मिली, सब कुछ मिल गया दुनिया में मुझे, क्योंकि उस टाइम आपको पैसे की जरूरत थी। पैसे की इतनी ज्यादा नीड थी कि यार नहीं दूंगा मेरा स्कूल बंद। एक ये होता ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भगवान कोई ना किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। वो फरिश्ता, ये फैक्ट है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला एक फरिश्ता आपके पीछे जरूर भेजेगा। ये सच था और तक मैं सच मानता हूँ और मरते दम तक ये बात सच मानूंगा। अगर आप नेक काम पे है तो फरिश्ता आएगा जरूर, वो चाहे जिस रूप में है। अबे भाई फरिश्ता बन के मेरे पास आए और उन फरिश्तों ने भी मुझको दिया जिनके वो कांटेक्ट में थे। मैं सबको फरिश्ता मानता हूँ कि वो सामने आए और उनके पीछे जितने वही सब फरिश्ते हैं जिन्होंने सपोर्ट करा। वो दिन मुझे लगा कि हाँ, जान में जान आई, कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ। नहीं तो स्कूल बंद। बहुत से बच्चे ऐसे होते जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। आज भी शिक्षा से वंचित हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे से हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप कितने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस हमारी जगह छोटी होने के कारण हर साल हम कम से कम 100 बच्चों को स्कूल से बाहर कर देते हैं। आते हैं, एडमिशन आता है, अच्छे टीचर्स आते हैं। हमारे पास सीमित सीटें हैं, तो जब सीटें फुल हो जाती है उसके बाद गार्जियन आते हैं, फिर मना करता हूँ, वो बड़े रोते हैं। आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा अंदर से? बहुत तकलीफ होती है यार। मैं आप उसी लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, आप बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसे की कमी, कि अगर हम कुछ बड़ा हॉल लेते हैं तो उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। हाँ। और मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ तो मैं जानता हूँ पैसा इतनी जल्दी नहीं आता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आज जो दिक्कत होती है, बच्चे आए तो अभी कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि जो सरकारी स्कूल हैं आसपास के, उनकी व्यवस्था थोड़ा ठीक करी जाए, उन टीचरों को समझाया जाए कि आप भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ बच्चों को? देखिए कोशिश करी, मैंने सर्वे भी करा। हाँ। मैंने घाटमपुर में सर्वे करा, घाटमपुर मेरा पूरा सर्वे करा हुआ है। हाँ। सरकारी मुख्यमंत्री योजना के तहत नया सवेरा हमारे मुख्यमंत्री जी लाए थे, योगी आदित्यनाथ जी। तो उनके द्वारा ये काम को मैंने करा था। वहां पे देखिए पहल सरकार की बहुत अच्छी है शिक्षा को लेके, मगर हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो शिक्षा को इतना महत्व नहीं देना चाहते हैं। सभी टीचर्स नहीं, कुछ टीचर्स। पढ़ाना तो सरकारी में, लेकिन पढ़ाना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। नहीं, वो उन बच्चों को भी अच्छे से नहीं पढ़ाना चाहते हैं जो उसमें पढ़ने आ रहे हैं, और वो अपने बच्चों को भी नहीं सरकारी वो तो नामुमकिन है भाई। वो अपने बच्चों को, जिस दिन से वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे उस दिन सारे स्कूल टॉप हो जाएंगे सरकारी। क्योंकि सरकार उन टीचरों को लाती है जो बेस्ट होते हैं। प्राइवेट तो लोकल टीचर्स हैं जो पढ़ के आ रहे हैं, एग्जाम पास करके आ रहे हैं, वो बेस्ट टीचरों की गिनती हो रही है उनकी। अगर वो हमारे क्या शिक्षा को महत्व दे दो जरा सा, तो एनजीओ को काम नहीं करना पड़ेगा इतना। एनजीओ को खुद के स्कूल नहीं चलाने पड़ेंगे, एनजीओ को बस्ती में नहीं जाना पड़ेगा। एनजीओ को बस्ती में तब जाना पड़ेगा, उन बच्चों को लेके सरकारी स्कूल तक भेजना पड़ेगा कि यहाँ पढ़े, यहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है। एनजीओ को इतना काम बचेगा। आपने जैसे जो सर्वे किया था नया सवेरा का, तो आपने उसमें क्या पाया, क्या कमी दिखी आपको, कहाँ पे कुछ खूबी दिखी? बहुत ऐसे स्कूल थे जब प्रॉपर बच्चे थे। बहुत ऐसे स्कूल थे जिसको मैं बताऊंगा आप बिलीव नहीं कर सकते। टीचर खाना पूर्ति कर रहे थे। एक विद्यालय ऐसा था जब मैं स्वयं गया था, पूरे विद्यालय में 10 बच्चे और स्कूल 1 से लेके 5 तक। मैंने टीचर से पूछा बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर यहाँ इतने बच्चे आते हैं। तो कहते तुम्हारा जो काम है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उनके घर जाओ, माँ बाप को समझाओ कि बच्चे को भेजो स्कूल, वो क्यों नहीं कर रहे? मैंने उससे बात कही, सर आप लोग जाए स्कूल, लोगों से मिले, गांव में जाइए, गांव से बात करिए, आपके स्कूल में इतना बच्चे कम है और सरकार इतनी तनख्वाह दे रही है और आप लोग काम ही नहीं करना चाहते, आप लोग स्कूल पे यहाँ बैठ जाते हैं खाना पूर्ति कर। मुझे सरकार तरफ से इसीलिए भेजा गया, मैं वो स्कूल को देखूं जो स्कूल काम कर रहा है। जब आपने सर्वे किया था ये स्कूल का घाटमपुर में आपने, तो उसका कुछ रिजल्ट निकला था कि जैसे आपने जो सर्वे का, क्योंकि रिपोर्ट तो वहां पे आपने पेश करी होगी कि ये स्कूल अच्छा काम कर रहा है, ये स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है, उनके टीचर नहीं काम कर रहे, तो उसका कुछ रिजल्ट निकला था उसके बाद में? मैंने वहां पे जाके जो है अधिकारी से बात करी, उनको बताया सर
हाँ। कि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, प्रॉपर बच्चे हैं जितने चाहिए स्कूल में हाँ। उतने बच्चे हैं, हाँ। मगर बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं हाँ। जहाँ सीटें तो हैं पर बच्चे नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने कहा आपने मुझे भेजा, ये मेरी रिपोर्ट है। हाँ। ऐसे स्कूल हैं जहां पे 10 से 15 बच्चे हैं और टीचर 4 हैं, और 15 बच्चे 4 टीचर को पढ़ा रहे हैं, 4 टीचर पढ़ा रहे हैं 15 बच्चों को। वो पढ़ा कहाँ? ये उनको भी तो नहीं पढ़ा तो रहे ये होंगे ना क्या वो। हो रहा है वहां पे सर? या ऐसे स्कूल को बंद कर दिया जाए, हाँ। या ऐसे स्कूल को बंद कर जाए, बच्चे 15 टीचर्स आ रहे हैं, 15 बच्चे आ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो सरकार का हमारा लॉस हो रहा है बड़ा। और ऐसे टीचर को अच्छे स्कूल भेजा जाए। तो उनकी मैंने कंप्लेंट डाली, तो सरकार जवाब आया मुझे सरकार कि ऐसे टीचरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जो ऐसा कर रहे हैं, जो नहीं जा रहे गाँव में, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा बदलाव दिखा शिक्षा को लेके। नया सवेरा योजना बहुत अच्छी शिक्षा थी। हम लोगों ने कटरी का पूरा सर्वे करा शिक्षा को लेके। कटरी में एक आज भी बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है जिसकी बहुत तारीफ होती है, बहुत तारीफ होती है। वो स्कूल वहाँ पे बच्चे हैं कटरी के पीछे बहुत से स्कूल हैं। आप जाएंगे पीछे बहुत से स्कूल है वहाँ पे सरकारी, और बहुत सुंदर स्कूल बने हुए हैं। क्योंकि सरकार पैसा तो बहुत देती है स्कूलों में, बहुत काफी बार मांग भी आती है कि उनको स्कूल को बंद कर देना चाहिए। हाँ, वो स्कूल बंद कर देखिए वो स्कूल बंद कर देना चाहिए जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे। नहीं तो फिर एक ये चीज अगर वो बंद करने पे आ गए तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर एक जगह बंद हुआ, अगर उन सरकार ने तो एक बंद कर दिया तो दूसरी जगह भी मांग नौबत आ सकती है। हाँ। सरकारी स्कूल बंद कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि सरकारी स्कूल से ही न्यू बनती है बच्चों की। आज आप उठा के इतिहास देख लें कि जितने IAS PCS हैं, जिला अधिकारी हैं, जज हैं, वो सब सरकारी ही स्कूल से पढ़ के ही निकले हैं। काफी ऐसे हैं, काफी है नहीं, काफी XYZ बड़े स्कूलों से जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के निकलते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलते हैं, मगर जो हमारे समाज को चलाते हैं वो हमारे सरकारी स्कूल से ही बन के निकलते हैं। वो समाज से ही निकलते हैं। हाँ, समाज तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकलते हैं। जैसे पुलिस बनना है, जज बनना हो, आपको सरकारी स्कूल से ही है। इंग्लिश मीडियम जाएंगे तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा। हाँ, मगर सरकारी स्कूल से आप जिलाधिकारी बन सकते हैं। मतलब ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर है वहाँ के, हाँ, उन पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, टीचर पे काम करना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर टीचर नहीं काम करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी उसी से वो भाग रहा है। टीचरों को फुल सैलरी मिल रही है उस काम के लिए। अगर हमारी सरकार चाहे तो ऐसे टीचर को हटा के अगर प्राइवेट टीचर रख दिए जाए, क्योंकि जितनी उनकी सैलरी है उतने प्राइवेट 4 पढ़ा सकते हैं, और 4 वो अच्छा रिजल्ट देंगे हमारे समाज को। तो हमारे समाज में जो शिक्षा पे इतना पैसा जा रहा है वो व्यस्त नहीं होगा। हमारे समाज से बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे निकलेंगे जो हमारे देश को चला सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं हमारे देश के बच्चे। जैसे आप ये काम कर रहे थे जो शिक्षा के लिए, तो एक ऐसा होता ना कि जब कोई अच्छा काम करता है तो पीछे टांग खींचने वाले बहुत आते हैं कि ये अच्छा कैसे कर रहा है। उनको मतलब एक सोच को मान कहें या उनकी परवरिश को कहें कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि उनको जो अच्छा कर रहा है वो देखा नहीं जा रहा उनसे। देखिए, ऐसे बहुत से समाज में लोग हैं जो आगे बढ़ते नहीं सकते हैं। जिस बंदे ने मुझको चोट करी थी, मेरे भविष्य की सबसे बड़ी चोट वो थी। ऐसा क्या किया था उसने शिक्षा को चोट ना करके उसने वहां चोट करी जहां शिक्षा चलती थी। उसने मेरी दुकान में चोट करी कि वो रस्सी काट दी जाए, वो पेड़ ही काट दिया जाए जहां से शिक्षा निकल रही है। जब जड़ कट जाएगी तो फल ही नहीं है, तो फल ही नहीं निकलेगा। जब फल ही नहीं निकलेगा तो शिक्षक लेके जाएगा, जब पैसा कमाएंगे नहीं तो शिक्षक को बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो उसने कंप्लेन करी जाके मेरे पार्षद से कि वो वहां चौराहे बैठा हुआ है, वहां पे बहुत भीड़ लगाता है, ये वो। उसने 100 बातें गंदी मेरे बारे में पार्षद जी को बता दी। और वहां पे सभी समाज के लोग बैठे थे और वहां पे सभी समाज की उसने बात डाली। तो वहां के पार्षद जी तो बाद में बोले, वहां के जो लोग थे उन्हें तुम ऐसे व्यक्ति की शिकायत करने आए हो जिसके हम सब तारीफ करते हैं। तो पार्षद जी ने उसको बहुत तेज फटकार भगाया वहां से कि दोबारा मेरे पास उसकी शिकायत लेके मत आ जाना। कि मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोग हैं यार दुनिया में, यार मुझको गाली दे ले तो मुझे बर्दाश्त हो जाता है, तुम उसी पेड़ को काट रहे हो जिससे मैं शिक्षक दे रहा हूँ। वो कंप्लेंट डाल देता नगर निगम को। मेरी दुकान है फुटपाथ पे, हट जाती, वो फट से हट जाती। और कई बार हटी भी है। अच्छा, हटाई भी दुकान? कई बार हटी, कई बार तोड़ी गई है, फिर मैंने कई बार उसको बनाया। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ। ये कंप्लेंट की वजह से हुआ या कंप्लेंट की वजह से कई बार मेरी दुकान तोड़ी गई। नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़ी और मुझे बताया भी उन्हीं ने कि भाई कल तुम्हारी दुकान तोड़ दी जाएगी क्योंकि आपके नाम की कंप्लेंट पड़ गई है। क्योंकि देखिए, जहां दुश्मन होते हैं वहां प्यार करना बेहद होता है। यार मैंने कहा मैं किसका क्या बुरा करता हूँ यार, मेरी कंप्लेंट रोज कर देते हैं यार इन लोग। कई बार मुझको इसका फेस करना पड़ा दुकान तोड़ने का, मुझे इतनी तकलीफ हुई। क्योंकि आप दुकान कहीं और रेंट पे ले नहीं सकते, क्योंकि उसका भी किराया देना पड़ेगा। क्योंकि उसका किराया मैं इस काबिल तो नहीं मैं रेंट पे ले सकूं।
तो फुटपाथ एक बहुत बड़ा सहारा है गरीबों का, हाँ जिससे रोजी रोटी चलती है। तो उसका फेस मैंने कई बार सरकार ने मेरी दुकान तोड़ी, तब भी मैंने बनाई, फिर काम करा, क्योंकि सरकार का काम है देखो सफाई करना, वो भी ठीक कर रहे हैं। मैं इनको वो उनके भी हाथ बंधे थे, उनके भी हाथ बंधे पाए, उनको मजबूरी है, कंप्लेन जाएगी तो साफ करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा बहुत फेस करना पड़ा मुझे। तकलीफ लगती नहीं, दुश्मन है। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम हिंदू बच्चे पढ़ा रहे हो, मुसलमान क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा ये भी फेस हुआ? भाई फेस है, देखो समाज है, सबको कहता है। हाँ। तो बहुत से लोग ऐसे बोले तुम हिंदू बच्चे क्यों पढ़ाते हो, मुसलमान को क्यों नहीं पढ़ाते, तुम मुसलमान को क्यों नहीं पढ़ाते हो। बहुत से मुसलमान हिंदुओं ने हमसे कहा कि तुम मुसलमान बच्चों पढ़ाओ, हिंदू क्यों पढ़ाती हो। भाई दो समाज है। हाँ, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान पढ़ाओ ना, मुसलमान पढ़ाओ। हाँ। तो मैंने कहा शिक्षा किसी एक के लिए हो किसी स्कूल में, तो मैं किसी एक को पढ़ा दूं। आपका बच्चा जहां पढ़ने जाता है, अगर वहां कोई हिंदू या मुसलमान ना पढ़ रहा हूं तो मैं भी अपने स्कूल में कर दूं। तो शिक्षा में सबका अधिकार है और रहा है और रहेगा। अम्बेडकर साहब कह गए हैं और लिख गए हैं संविधान में, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके पास कोई हथियार है तो कलम है, तलवार नहीं है। कलम से बड़ा कोई हथियार, कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। तलवार से गर्दन काट सकते हो, मगर सॉरी तलवार से गर्दन काट सकते, कलम से आप इतिहास लिख सकते हो। आज वही तलवार से काटा हुआ कलम से पढ़ा हुआ इंसान ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देता है। तो कलम में बहुत ताकत है। अच्छा जैसे आप जो शिक्षा के लिए कर रहे हैं, ऐसे काफी लोग जैसे खान सर हैं, एक बिहार के आनंद सर भी हैं, हाँ, जिन्होंने जो IIT जे की कोचिंग पढ़ाते हैं, और खान सर भी पढ़ाते हैं, कि वो तो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको आप एक आइडियल के रूप में देखते हैं या कैसा देखते हैं? नहीं, मैं तो उनको आइडियल मानता हूँ, देखते नहीं ना, मानता हूँ भाई। देखिए जो आपसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में काम कर रहा है, देखिए जो आपसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने ऋतिक रोशन की पिक्चर देखी थी, आनंद सर को देखा था। मुझे वो सर, मैं जब उस परिस्थिति में गुजर रहा था, जब मेरे पास 30, 40, 50 बच्चे होता, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं रो रहा था यार। तो मैंने जब पिक्चर देखी तो उसमें आनंद सर के ऊपर क्या भी चीज मैं समझ सकता हूँ। जब उनको इतना पेश करना, उनको मारा भी गया, पटका भी गया, कॉलेज से निकाला गया, उनके ऊपर गंदे विलेन भी लगाए गए। तो उन्हें क्या परचेज करोगे, इतना सामना करना, उनको कितनी कठिनाई होगी, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो शिक्षा पे पहुंचना बहुत कठिनाई का। और खान सर उनकी कोचिंग में बम फेंके गए थे। वो तो सुपर हीरो है कि उनने इतने बच्चे तैयार करे हैं बिहार से। बिहार की शान है वो तो भाई, वो देश की शान है, बिहार की शान है, देश की शान तो बने हैं। जब बच्चों ने बनाया उनको, भाई उनके बच्चे पढ़ के देश के अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग जिले में गए, अलग जिले में पोस्टिंग पे रहे, अलग अलग काम करा, तो देश की शान बन गया। पहले वो बिहार के शान थे, आज हमारे देश के शान है। अच्छा जैसे एक और टीचर है, जैसे अवध ओझा सर हुए। अरे आपने ऐसे टीचर का नाम लिया है। मैं कितने दिन से मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे एक बार खान सर से मिलने का मौका मिले, आनंद सर से मिलने का मौका, ओझा सर से तो मेरे दिली तमन्ना है शायद उनसे मिलने का एक बार मौका मिल जाए। ऐसा क्यों? देखिए एक गुरु ही एक शिष्य को बता सकता है। मैं उन सबको गुरु मानता हूँ। अच्छा। अगर वो शिक्षक बारे में मुझे कुछ बताएंगे तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। शायद मैं भी उनके जैसा, जैसे ओझा सर अब राजनीति में चले गए, पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया, पढ़ा भी रहे हैं शायद, लेकिन उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। आपका कुछ ऐसा कुछ है प्लान आगे? राजनीति में अगर वो राजनीति में गए होंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के महत्व को लेके जाएंगे। देखिए पढ़ा लिखा जिसने इतनी मेहनत की है बच्चों के लिए, जब वो अच्छा समझ, देखिए हमारे देश में अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। आप टीचर बन के बदलाव नहीं ला सकते हैं, नेता बन के बदलाव ला सकते हैं। जैसे ओझा सर तो, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। देखिए हर कोई इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर वो अच्छे टीचर्स बने, उनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। नेता कोई हलवा नहीं है कि आपने गए गरम गरम खाए और नेता जीत के आ गए। आपके पीछे बहुत से ऐसे सर्वश्रेष्ठ नेता लगे हुए हैं। जब आप उनको हराएंगे तब कहीं आगे जा पाएंगे। अभी उनको नेता नगरी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उन्हें शिक्षा में करा एकदम से नहीं गए, बहुत साल लगे उनको शिक्षा में आगे जाने के लिए। तो नेता नगरी में बहुत साल लगे उनको। जैसे एक विकास देवी कीर्ति सर हैं, IAS की कोचिंग पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे। जी। उनको आप फॉलो करते हैं, उनको कुछ आइडियल मानते हैं आप? हाँ आइडियल, देखिए शिक्षा से जो भी जुड़ा हो, देखिए हम लोग जिस काम को करते हैं शिक्षा से, हम लोग उनके वीडियोस ज्यादा सुनते हैं, देखते हैं, क्या नया तरीका बता रहे हैं, क्या मोटिवेशन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग एकदम सन हो जाता, समझ में क्या करेगा, मन सब कुछ छोड़ देते, त्याग दें, सब बेकार है, हम इनके लिए क्यों करें। क्योंकि कठिनाइयां मुझे पेश करनी पड़ रही यार भाई, परेशानी हमको होती है, जो टीचर पर परेशानी उसको हो रही है, मैं किराया नहीं दे पर परेशानी मुझे हो रही है। जो पढ़ रहा बच्चों को परेशानी, उसके माँ को परेशानी नहीं हो रही है, परेशानी मुझे हो रही है, सब कुछ हो। ये सब वो आइडल है जिनने अपनी जिंदगी बहुत कुछ करा है, और ऐसा ही इनके समय भी बनना चाहता हूँ कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकूं।
बहुत से शिक्षा को आगे ले सकते, बहुत ऐसे बच्चों को। जैसे आजकल जो एक चीज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आई थिंक आपने भी देखा होगा कि कुछ एक टीचर जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको मोलेस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। ये इन टीचरों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, इनको टीचर्स मत बोलिए। हाँ। ये टीचर्स नहीं ना, टीचर के नाम पे टीचर के कलंक है। नाम पे कलंक है। इनको आप कलंक बोले तो मुझे बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि आप इनका टीचर्स बोलते हैं तो उन टीचरों का अपमान हो जाता है जो शिक्षा को लेकर बहुत आगे जा रहे हैं, जो बच्चों को अपना बेटा समझते हैं, लड़कियों को अपनी बेटी समझते हैं। हाँ। ये वो हवस के शिकारी हैं जो बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं। कब ये मिल जाए, कब उनका शोषण कर दे, कब उनके साथ गलत काम कर दे। ये शिक्षा को नहीं दे रहे हैं, ये वहां पे एक ऐसा माहौल बनाए हैं, बच्चों को इतना प्रेशर दे देते हैं, इनको जो बच्चा पसंद है उसको इतना प्रेशर दे देते हैं, तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुम ये कर जाएगा, उसको अंडर प्रेशर करके अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लो मुझसे आगे पढ़ के, एक्स्ट्रा क्लासेस चक्कर में उस बच्चों को छेड़ते हैं, टचिंग करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा आया आपके पास शिकायत लेके जो आपसे कभी पढ़ा हो, उसके बाद वो किसी दूसरे स्कूल में गया, उसके बाद उसने ये चीज फेस करी हो, आपको बताया हो आके? नहीं, ऐसा तो मेरे पास बच्चा नहीं। हमारा एक बच्चा ऐसा मेरे पास आया था जो हमारे स्कूल से पढ़ के गया, दूसरे स्कूल में गया, जिसने बोला कि यार वहां के टीचर सर, मैं एक लड़की हमारे स्कूल से पढ़ के निकली, बहुत अच्छी बेटी है, उसका नाम उर्वशी राजपूत है, वो दूसरे स्कूल में गई, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका दाखिला हुआ। उनके माँ बाप ने देखा कि मेरा बच्चा आगे निकले, तो उन्होंने अपना पेट काट के उसका वहां पे एडमिशन कराया कि मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ के आगे निकल जाएगा, शायद कामयाब हो जाए, इतनी मेहनत करी सर ने। तो वहां पे उसको इसका फेस करना पड़ा कि तुम सड़क से पढ़ के आई हो, तो हम लोग बीच में नहीं बैठ सकती हो। बच्चों ने बोला, तो बच्चों ने बोला समझ में आता है, वहां टीचरों ने उसको ब्लेम लगा दिया। टीचर ये कह रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको ये इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि कौन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं वो आया। बच्चा, बेटी रोती हुई घर पे आई, मम्मी से बोली है, मम्मी यार मैं स्कूल में गई, मैं आज से नहीं जाऊंगा, मेरा नाम करवा दीजिए वहां से, वो बहुत गंदा स्कूल है। वहां पे टीचर बोले तुम सड़क फुटपाथ से पढ़ के आई हो। उनकी मम्मी कॉलेज मेरे पास कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। जब वो बोले आप फुटपाथ से पढ़ के आए हो, तो आपको बताने शर्म आ रही, मैं फुटपाथ से पढ़ के आए हूँ। फुटपाथ से क्या पढ़ के आए हो ये बताइए आपको जाके। हमने कहा ये बताइए, अभी तिमाही होगा, छिमाही होगा, सालाना होगा। हाँ, अगर इसमें आप साबित कर देंगे मैं चलने को तैयार हूं। मगर हमारे स्कूल की बेटी ने, उर्वशी राजपूत ने हिम्मत जुटाई, माँ बाप ने समझाया, नहीं बेटा जाओ, सोचा जाए कि बेटी देखिए थोड़ी सी जो अच्छी बेटी होती है डर जाती है, क्योंकि नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, वहां डर जाती है। फिर वो गई वहां पे बैठी, पढ़ा, तिमाही दिया 5 डिवीजन, स्कूल में टॉपर, छिमाही 5 डिवीजन, सालाना 5 डिवीजन। हमने मम्मी से कहा उनकी अब जाइए स्कूल, अब बात करके उस टीचर से बात करके, बच्चों से, बच्चे तो कहते हैं वो ना समझ है। अगर उनको इतनी समझ होती, जब टीचर समझदार कह रहा है तो बच्चा कहे तो कौन सा गलत कह रहा है। हम उस टीचर पूछे, अब ये बच्चा जो सड़क से पढ़ के आया इसने क्या पढ़ा है। तो टीचर ऐसे बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं, कुछ यौन शोषण तोड़ देते हैं, कुछ बच्चों की शिक्षा को तोड़ देते हैं। तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम सड़क से पढ़ के आए, तुम सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। इंग्लिश मीडियम इतना हवा बना देते हैं कि यार सरकारी स्कूल का बच्चा क्या पढ़ नहीं सकता क्या। ये टीचर तो चलो एक बार उसने मतलब कहा, उसने गलती मान ली, लेकिन जो ये यौन शोषण करते हैं, ये मतलब इनको तो क्या ही करना चाहिए, इनको जेल में डाल दो। ऐसे टीचरों को तो सख्त सख्त जेल मत डालिए, फांसी दे दो, इनको फांसी मत दो। इनको तो पहले बीच चौराहे पे लाके ढंग से जो इनकी जो है कुटाई होनी चाहिए। ये कलंक है, समाज के लिए कलंक है। जेल में डाल दिए, चले गए, बैठे वहां खाना खा रहे। इनके तो पहले इसे बुनाई जिंदगी भर 7 पुश्ते जो है याद रखें कि गलत काम करने में सबको पता चलना चाहिए। जो हमारे देश में गलत काम करेगा उसको पहले ये सजा मिलेगी, जेल तो तुम्हें काटना ही काटना है। सख्त सख्त ऐसी टीचरों को सजा मिलनी चाहिए कि बहुत ऐसी बच्ची हैं जो फर्स्ट आने चक्कर में हमारे क्या वो लगा टाटा कि फर्स्ट कौन आएगा, ये रेस लगा दिया फर्स्ट। ये बच्चों में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया माँ बाप का। आई थिंक सबसे बड़ा प्रेशर है फर्स्ट आना है। अरे फर्स्ट आना है, हमारा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड है, थर्ड आए, वो बात की बात है। मगर बच्चों को इतने प्रेशर दे के बहुत से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? प्रेशर है कि फर्स्ट आना है। बहुत से, अभी एक बेटी ने 2 नंबर से फेल हो गई, फर्स्ट डिवीजन से 2 आया, उसके बेटी दूसरी आ गई। अब ये हमारी यही कानीपुर शहर की बात है, खुदकुशी कर ली, सुना पड़ गया, बड़ी तकलीफ हुई, 2 नंबर से खुदकुशी कर ली। फर्स्ट डिवीजन तो थी वो, उसके आगे वाले 2 नंबर ज्यादा लेंगे। ये प्रेशर है बच्चों को हमारे देश में। टीचर का प्रेशर तो है, वो गलत काम कर रहा है बच्चों के साथ, माँ बाप उसको प्रेशर डाले हुए, फर्स्ट डिवीजन वो घर पे बता भी नहीं पा रहा बच्चा घर पे कि टीचर क्या कर रहे हैं मेरे, क्या कर। लड़की नहीं बता सकती, बिलीव नहीं करते ना, यकीन नहीं करते। उसे बोला वो मैं सर ने मम्मी के, अरे जाओ तुम पढ़ना नहीं होगा, बहाना होगा तुम्हें कर। बच्चों की बात सुनना चाहिए हमेशा, बच्चों को फ्रैंक रखिए, बच्चों की बात सुनिए, बच्चा क्या कह रहा है।
खासकर लड़कियों की बात तो बहुत सुनना चाहिए माँ बाप को कि बेटियां क्या कह रही हैं, क्योंकि बेटियां समाज से बाहर जा रही हैं, हाँ निकल रही, वहां पे उनको बहुत कुछ परचेस करना पड़ता, सामना करना पड़ता ऐसी चीजों का जो ना वो अपने भाई को बता सकती है, ना माँ बाप को बता सकती है। वो बता सकती है सिर्फ अपनी माँ को। हाँ अगर माँ ही नहीं सुनेगी तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो माँ मम्मियों को इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए और भाइयों को थोड़ा सा भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बहनों को कहाँ जाए। सर ये बताइए कि आपका आगे का विजन क्या है? जैसे अभी तो आप मान लो एक छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सीमित जगह है, सीमित बच्चे हैं। आई थिंक जो एक एक्स्ट्रा करिकुलम होना चाहिए बच्चों को, स्पोर्ट क्लास, आई थिंक उतनी जगह में नहीं हो पाती वो चीज। नहीं होती। तो आपका आगे का विजन क्या है कि कहाँ से कैसा स्कूल हो या पूरे देश में? एक तो सबसे पहले तो ये तो आपका आगे का प्लान क्या है कि स्कूल को जो आप छोटे में है इसको कितना बड़ा कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? मेरा सपना है मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊं हाँ। जहाँ हजारों बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकें। हाँ। इसके लिए हम लोग एक जमीन देखी है, हाँ। उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग ले लें, उसको आगे बना के पढ़ा सकें। क्योंकि देखिए जब तक वो लोग जुड़े हुए हैं जो फंडिंग कर रहे हैं हमारे स्कूल को, अगर कल वो नहीं हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये शिक्षा खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए हम लोग उन लोगों से बात करके एक जमीन ले रहे हैं जहाँ प्रॉपर स्कूल बन सके भविष्य के लिए। मैं रहूं ना रहूं, बस शिक्षा का अभियान हमेशा चलता है, वो स्कूल चलता रहेगा, शिक्षा हमेशा चलती रहेगी। हमारा आगे यही प्रोग्राम है कि हम लोग स्कूल लेके जमीन लेके स्कूल बनाए बहुत बड़ा, जहाँ बच्चों को रहने की भी सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, और वहां पे कुछ ऐसे हम लोग जो मैंने प्लान सोचा भविष्य में, कुछ उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए वहां पे, कहते नहीं कि कुछ ऐसा हुनर हो जाए शिक्षा के बाद अगर निकले तो 2 पैसा कमा के खा भी सकते। हाँ। तो एक ऐसी वर्कशॉप भी हम वहां बनाना चाहते हैं कि बच्चों को हम कुछ चीज की ट्रेनिंग दें कि ये काम कर लीजिए, जैसे लड़कियों को कढ़ाई कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, ब्यूटी पार्लर कोर्स कर लीजिए। बच्चों के लिए जैसे हेयर कटिंग बहुत चलता है हमारे इस पर, हेयर कटिंग कर लीजिए, बड़ा ही काम कर लीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, बिजली का काम कर लीजिए। कुछ ऐसा काम भी हम लोग वहां पे सिखाना चाहते हैं कि बच्चा हमारे घर से जब निकले शिक्षा लेके तो पढ़े भी और अपने घर परिवार भी चला सके। तो जिंदगी में मेरा ये खुद का सपना है कि अभी ऐसा कोई स्कूल में नहीं ना तो सरकारी ऐसा चल रहा हो जहाँ बच्चों को ऐसे तैयार करा जा रहा हो। सरकार की जैसे एक मैंने स्कीम देखी है, जैसे कौशल विकास वाली चल रही है, उसमें सिखाते लेकिन बच्चे नहीं जाते। हाँ पूछा नहीं, पता नहीं। तो जब हम उन बच्चों को वहां रखें, देखिए जो ऐसे बच्चे जिनको हम रखें ट्रेन करेंगे तो वहां से निकल के अच्छा भविष्य बनेगा हमारे देश का। और मैं चाहता हूँ जब वो निकले हमारे यहाँ से तो इस समाज में एक अच्छा समाज बने और अच्छे लोग जुड़े। आई थिंक आपकी जो ड्रीम है ये दुआ करें कि जरूर पूरा हो। जो हेल्प हो हम लोगों से, आप लोग अगर कुछ हेल्प करें तो सर की भी मदद हो जाएगी और बच्चों की भी मदद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि अब जो हमारा ड्रीम है, हमारा वो स्कूल ही का ड्रीम है, वो हमारा सपना है, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हमारा वही है। अगर जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो मैं क्या कर दूं मुझे खुद नहीं पता, कि मैं शिक्षा को इतना पूरा देश में ले जाना चाहता हूँ, मन एक स्थायी हो जाए हमारा, कि जहाँ रेंट है मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे हर महीने इतना देना पड़ता है। अगर वो मैं 2-3 साल जोड़ लूँ तो शायद मैं एक जमीन छोटी खरीद सकता हूँ। तो सर आप आए, इतना एक तो आपको टाइम भी नहीं मिल पाता, मुश्किल से आप आए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के आपकी टीम से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आपका जो चैनल है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, कि हम जैसे लोगों को और लोगों को इस समाज के बीच में जोड़ रहे हैं, उनको तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। जहां तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती है वहां आप पहुंचा रहे हैं। आप भी हमारे फरिश्ते के रूप में है, आपकी टीम पूरा फरिश्ते के लिए काम कर रही है। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका ऐसे कारोबार चलता रहे और हमारे देश को, हमारे समाज को आप जैसे लोग मिलते रहेंगे तो ये देश बहुत तरक्की करेगा। और हमारे समाज को सर अगर आपके जैसे शिक्षक मिल जाए तो आई थिंक जो लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा समाज में, क्योंकि जो शिक्षा है आई थिंक घर घर पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मैं तो वही जानता जो पढ़ा लिखा ना हो। ये बात सही आपने कहा, शिक्षा का वही मौज जानता है जो शिक्षा से वंचित हो। और आप सबका सपोर्ट मिला तो आने वाले भविष्य में हमारे देश में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो शिक्षा से वंचित रहेगा। हमारे देश भी और देशों जैसा तरक्की करेगा। हमारे देश में जो बोला जाता है ना कि यहाँ पे बहुत से पुअर्स है, बहुत से, नहीं ऐसा नहीं रहा। हमारे यहाँ सिर्फ सपोर्ट की कमी है। हम लोग बात बहुत है, बस हम लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। हम लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो आपकी नजर में हो, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो उनको सपोर्ट करें, वो शायद समाज को बदल सकते हैं। तो आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।